दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला जो सेक्शन है जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अभी लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच समाज कैसे था, ओके, उसके बारे में हम इस सेक्शन में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 1774 लुईस 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। मतलब 1774 में लुईस 16 नाम का जो राजा, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने क्या कर लिया, उसने राजगद्दी संभाली, मतलब वो राजा बन गया ऑफिशियली। तो उस समय में वो 20 साल का था और उसने शादी की। किससे शादी की, किससे विवाह किया? तो प्रिंसेस मेरी एंटोइनेटे, जो ऑस्ट्रियन प्रिंस थी या ऑस्ट्रियन राजकन्या, जो कि जिसका नाम है मेरी एंटोइनेटे, इससे शादी की। एंड अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जो नया नया राजा बना हुआ था और राजा ने जब राजकोष देखा या राजा की जो भी तिजोरी थी वो तिजोरी देखी, तो वो तिजोरी कैसी थी? वो खाली तिजोरी थी, एम्प्टी तिजोरी थी। अभी इस खाली तिजोरी होने के कारण क्या है? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, ये एक कारण माना जाता है। ओके, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, क्योंकि जब वॉर कोई कर रहा है, युद्ध कोई कर रहा है, तो वो बिना पैसे का तो नहीं होगा, बिना खर्चा का तो नहीं होगा। तो ये सालों से चले आ रहे युद्ध, ये भी एक कारण माना जाता है कि एम्प्टी ट्रेजरी होने का, तिजोरी खाली होने का। यहाँ पर दूसरा रीजन हम ये बता सकते हैं कि एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सा। मतलब जो उनका कोर्ट था, जो उनका महल था, उसमें जो भी फिजूल का खर्चा, बेवजह का खर्चा वहाँ पर किया जाता था, तो ये भी एक तरह का प्रेशर बन जाता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन गई। उसके बाद अंडर लुईस 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखो, पहले ही इन पर बहुत सारा कर्जा है, तो इसी बीच लुईस 16 ने क्या किया, अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए उनको मदद की। किससे? मतलब ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और आगे बताया गया है द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन मोर देन $2 बिलियन लिवरेज। अभी ये जो भी वो खर्चा कर रहे थे, तो ये खर्चा उन्होंने क्या किया था? तो लोन लेकर खर्चा किया था। ठीक है, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, अभी जो जिन्होंने लोन दिया था, जिन्होंने पैसे दिए थे, वो अब क्या करने लगे? तो वो अभी 10% इंटरेस्ट बढ़ाने लगे। ओके, 10% इंटरेस्ट वो और बढ़ाने लगे। अभी फ्रेंच गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जो भी बढ़ता जा रहा परसेंटेज, वो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही था किसी भी हालत में। तो ये हो रहा था। साथ ही साथ उनको रेगुलर एक्सपेंसेस से, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अभी उनकी जो भी रेगुलर एक्टिविटीज है, जैसे कि सैनिकों का रख रखाव करना, उनकी सैलरी है, उसके बाद गवर्नमेंट चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, तो इस वजह से जो राज्य है उनको टैक्स बढ़ाने के लिए वो मजबूर हो गए। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, तो ये भी जो प्रयास किए गए, ये भी सफिशिएंट नहीं थे, ये भी इनफ नहीं थे। अभी इसी बीच, अभी ये तो हो गया राजा के बारे में, उसके लोन के बारे में, उसने क्या किया लुईस 16 ने, उसके बारे में। अब बढ़ते हैं 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी का हाल क्या था। तो दोस्तों, फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। ओके, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय में 3 स्टेट में विभाजित की गई थी। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्सेस। और यहाँ पर टैक्स की अगर बात करेंगे तो टैक्स कौन पे करता था? तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वही पे करते थे। यहाँ पर फिगर दी वाली है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन है? तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जिस हुआ करते थे। ओके, यहाँ पर दिया है क्लर्जिस हुआ करते थे। सेकेंड स्टेट में नोबल्स हुआ करते थे, नोबिलिटी रहा करते थे। तो इन दोनों को भी क्या है, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे। प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार दिए थे। तो इनको दोनों को भी, इन दोनों फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ओके, एंड दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ्स, तो उनको जो भी उनकी लाइफ हो पूरी तरह से, किसी भी तरह का इन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का बंधन नहीं है, किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। अभी बात करते हैं थर्ड स्टेट की, तो थर्ड स्टेट में कौन है? बिजनेसमैन है, बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, जो कोर्ट में काम करने वाले, लॉयर्स है, एटसेट्रा, पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। उसके बाद स्मॉल पेजेंट्स है, लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन नहीं है, और सर्वेंट्स है। तो ये थर्ड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेट में ये सारे लोग रहते थे।
ये स्टेट किसका था? तो कॉमन जो पीपल हैं, कॉमन पीपल का या आम जनता सारी इसमें रहती थी। तो ये सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को ही ये सारी जो भी टैक्स है, आगे पढ़ेंगे हम कौन से तित्ते टेले जो भी टैक्स है वो इन थर्ड स्टेट वालों को ही भरना पड़ता था। तो अभी तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। कहा गया है कि जो सोसाइटी थी, जो समाज था, जो स्टेट थे, ये फ्यूडल सिस्टम का ही एक भाग था, डेटेड बैक टू मिडिल एजेस। अगर मिडिल एजेस की बात करेंगे तो ये फ्यूडल सिस्टम का ही एक हिस्सा थे। और ये ओल्ड रेजिम जो है, इसको ये टर्म यूज की जाती थी 1789 से पहले। फिगर 2 आपको बताया गया है कितनी, मतलब कौन से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहाँ पर देखो अभी क्या बताया गया है कि जो फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड पेजेंट्स मेड अप ऑफ 90%। तो फ्रेंच समाज में 90% जो थे, 90% कौन थे? तो 90% पेजेंट्स थे। ओके, 90% कौन थे? पेजेंट्स थे, यानी किसान थे। एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन, हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड लैंड। लेकिन इनमें से बहुत ही कुछ लोग थे, कम लोग थे जिनके पास खुद की जमीन थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय नोबल्स। इसमें से जो भी 60% जो जमीन है वो किन की हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी सेकेंड स्टेट वाली की। किसकी? सेकेंड स्टेट वालों की। एंड चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और कुछ थर्ड स्टेट में भी जो रिच मेंबर्स थे उनकी हुआ करती थी। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर और सेकंड स्टेट के मेंबर थे उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले थे, कुछ विशेषाधिकार मिले थे जन्म से ही, तो वो एंजॉय करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस। और इनमें से सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण जो प्रिविलेज था वो था टैक्स से एक्सक्यूज मिलना, एग्जम्पशन था, मतलब उनको किसी भी तरह का टैक्स स्टेट को पे करने की जरूरत नहीं है। द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और जो नोबल्स थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले थे, यानी जमींदारी के जो पेजेंट से वो कलेक्ट करते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स। किसानों से वो वसूल कराते थे। पेजेंट्स वर ऑब्लिग्ड टू रेंडर सर्विस टू होल्ड लॉट। और जो पेजेंट्स से किसान है वो मजबूर थे, उनको करना ही पड़ता था। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, उनको उनके घर में भी काम करना पड़ता था और खेत में भी काम करना पड़ता था। और कभी कभी तो उनको आर्मी में भी पार्टिसिपेट होना पड़ता था। और बिल्डिंग जो रोड जब बनाने के काम है वो भी करना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टैक्सेस कॉल्ड टिथे। जी को एक जो हिस्सा है चर्च को भी पे करना पड़ता था टैक्स का, जिसे हम क्या कहते हैं? टिथे कहा जाता है, जो कि एक शेयर जो है चर्च को देना पड़ता था किसानों को। और बाकी ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट एंड द इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टिले। टेल द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे। जो रोज की लगने वाली चीजें हैं उन पर भी वो टैक्स लगाते थे। और ये सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं उनको ही पे करने पड़ते थे। ओके, जैसे कि साल्ट पर हो, टोबैको पर हो। और इसी वजह से जो फाइनेंशिंग एक्टिविटीज का बर्डन उन पर आ गया एंड स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और ये प्रेशर किस पर आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड स्टेट वाले लोगों पर ये सारा प्रेशर आ गया। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए संघर्ष। अभी जीने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? तो उसका रीजन बताया गया है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। 1715 की अगर बात करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी। वही अगर 1789 में हम जाएंगे तो तब उनकी जो जनसंख्या थी 28 मिलियन बन गई थी। और जिस वजह से क्या हो गया कि फूड की जो है, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन उसका जो उत्पादन है वो नहीं हो रहा था। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी और जो प्रोडक्शन है वो घट रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जितनी डिमांड है उतनी फसल नहीं आ रही थी, उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा था। सो द प्राइजेस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो खाना है या रोज का जो उनका अनाज है, फूड है, ब्रेड है, ब्रेड के दाम आसमान छू गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप। जो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो एज ए लेबरर काम करने लगे, जो हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। और जो फैक्ट्री का जो ओनर हुआ करता था उनका जो मजदूरी है उन्होंने पहले ही फिक्स कर दी है, मतलब इतने में ही करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। मतलब उनसे काम ज्यादा करवा के लिया जाता था और उनके दाम जो वेजेस है वो कम दिए जाते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइजेस। और वो जो वेजेस है उनकी जो भी प्राइजेस जो बढ़ रही है वो खरीद भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो अमीरी और गरीबी का जो गैप है और भी ज्यादा बढ़ गया। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल।
और जब कभी आसमानी जो भी मतलब दिक्कतें आती है, समस्याएं आती हैं, जैसे ड्रॉट है, हेल है, इसकी वजह से और भी हार्वेस्ट पर या क्रॉप पर परिणाम होता था। एंड दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम में यह हमेशा ऐसे आता था। अभी सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या है? बहुत मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, मतलब जो हमारी प्रारंभिक या जो प्राइमरी नीड्स है या बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।